हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, रोजगार विद रमेश में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। अब आपको यहाँ पर एकदम धांसू कंटेंट दिया जाएगा ग्रुप डी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके एग्जाम की कब की घोषणा की गई है। जुलाई से अगस्त के बीच में इसके एग्जाम होने की पूरी संभावना बताई गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको जल्द से जल्द अपने एग्जाम की तैयारी में लगना है। आज मैं आपको साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बताना कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपने सोल्व किए और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। तो प्लीज जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ होता है। यानी एक वर्ड आ गया आंसू, तो इसके अंदर कौन सा पदार्थ होता है इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि हम रोते हैं तो हमारे जब आंखों से आंसू गिरते हैं तो वो कभी कभार हमारे मुंह में भी जाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा टेस्ट आता है, एकदम नमक जैसा आता है ना। तो आंसुओं के अंदर एकदम सामान्य नमक होता है। समझ में आ गया कि आंसुओं के अंदर एक पदार्थ होता है जो बिल्कुल ही नॉर्मल नमक के जैसा होता है। समझ में आया। साइंस में 10th लेवल एग्जाम होगा तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। में मतलब कि आसानी से हार्ड की तरफ जाना है। पहले हमें मतलब कि एकदम आसान क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर धीरे धीरे जाके हम हार्ड क्वेश्चन को करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये किस प्रकार से आएगा। लोहे पर जंग लगती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोहे की कोई भी धातु हो तो उसके ऊपर आसानी से जंग लग जाती है, यानी रस्ट लगती है। वो किसकी वजह से लगती है। तो फ्रेंड्स, इसके काफी कारण होते हैं। जैसे कि ना, पहला हो गया फेरिक ऑक्साइड की वजह से। दूसरी, वो जल के आसपास रहेगी तो भी उस पर जंग लगेगी। तीसरी, वो क्षारीय फेरस के या फिर फेरिक कार्बोनेट के आसपास रहेगी ना, तो भी उसके ऊपर जंग लगी। यानी उपयुक्त सभी कारण से लोहे की जो भी धातु होती है उसके ऊपर जंग लगती है। समझ में आया कि लोहे की धातुओं पर जंग किस प्रकार से लगती है। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम के अंदर खोज के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ खोज के बारे में पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इंसुलिन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो किसने की थी। बैटिंग ने। ऑप्शन नंबर जो वन है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर। वनस्पति तेल को घी में चेंज किया जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि वनस्पति जो तेल होता है उसको घी में परिवर्तित करने के लिए एक तरीका होता है। तो उस तरीके के बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा तरीका हो जाएगा। वो हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। यानी एक क्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण, उसके द्वारा वनस्पति तेल को हम घी के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। यानी इन ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि इनके अंदर से एक ऐसी धातु है जो कि मिश्र धातु होगी। जैसे कि जस्ता हो गया, स्टील हो गया, तीसरा एल्युमिनियम। तो इनमें से कौन सी धातु है जो कि मिश्र होगी, यानी मिक्स होकर बनी है, वो हो जाएगी स्टील। जो हम स्टील के बर्तन घरों में यूज करते हैं वो सब किसके बनते हैं। वो मतलब कि दो तीन धातुओं को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो स्टील कैसी धातु होती है। हो जाएगी मिश्र धातु। समझ में आया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये कैसे आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन यानी फ्यूल गैस नहीं है। समझ में आया। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से आपको बताना होगा इनके अंदर से ऐसी कौन सी गैस है जो ईंधन गैस के तरीके से यूज नहीं होती है। जैसे आ गई, पहले आ गया भाप अंगार गैस, बी आ गई प्रोड्यूसर गैस, थर्ड आ गई हास गैस, फोर्थ आ गई मार्स गैस। तो क्वेश्चन आप मतलब आप पढ़कर भी समझ सकते हैं कि जो हास गैस होती है, लाफिंग गैस होती है, वो हंसाने का काम करती है। यानी इस तरीके से काम करती है। अगर आप किसी की शोक सभा में भी जाएंगे तो वहां जाकर भी आपको हंसना ही पड़ेगा, क्योंकि उस गैस का काम क्या है, आपको हंसाना है। कि वो ईंधन के रूप में यूज होती है। समझ में आया। वो कोई फ्यूल गैस नहीं है जो जलाने के काम आएगी, एक हंसाने की गैस है। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऐसा है जो कि प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। कब। जब ऑक्सीजन जलता है। समझ में आया। जब ऑक्सीजन जलेगा
वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो वो कौन-सा तत्व हो जाएगा उसके बारे में बताना है। तो कौन-सा हो जाएगा? सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व होता है जो कि प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाने का काम करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फ्रेंड्स, एक नाम आ गया फेदम। वो क्या होता है? एग्जामिनर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है। इसी प्रकार से मतलब कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली बार जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन थे कि फैदम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, फैदम क्या होता है? न तो फ्रेंड्स वो एक मछली होती है, ना कि किसी पौधे का नाम होता है, न ही एक प्रकार का बर्तन होता है। क्या होता है? एक तरह का माप होते हैं, एक तरह का मेजरमेंट लेने के काम आता है। समझ में आ गया? जो फैदम होता है एक तरह का मेजर होता है। समझ में आया? किस काम आता है? वो एक तरह के मापने के काम आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। वो कैसे आएगा? रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग आता है? जैसा आपने कभी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, रिचर स्केल। तो किस काम आता है? तो फ्रेंड्स वो आता है भूकंप की तीव्रता, यानी इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं जो भूकंप है उसकी क्या स्पीड है, कितनी तेजी से भूकंप आ रहा है। तो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिचर स्केल का यूज किया जाता है। समझ में आया? अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। ये कैसे आएगा? डायनेमाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? जैसे मैंने आपको बताया कि आविष्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आविष्कार था डायनेमाइट। तो उसका आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था अल्फ्रेड नोबल ने। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल ने डायनेमाइट का आविष्कार किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? यानी आपने सुना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो वो किससे प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या फिर कार्बन से? किससे प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो वो होता है फ्रेंड जिप्सम से। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताते रहिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, जिनके आप एकदम राइट आंसर दे रहे हैं। समझ में आ गए? अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? यानी चिकित्सा क्षेत्र हो गए या फिर युद्ध क्षेत्र हो गए, इसमें उपयोग के लिए कौन सी ऐसी नवीनतम किरणों का मतलब कि अनुसंधान किया गया है? कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? बताइए। वो हो जाएंगी लेजर किरण। यानी लेजर किरण एक ऐसी किरण होती है जिसको हम मतलब कि हॉस्पिटल में भी यूज कर सकते हैं, के साथ ही अगर युद्ध उद्ध होते हैं तो वहां पर भी इनका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? कौन सी? लेजर किरण। अब आती है क्वेश्चन नंबर 13। रडार किस प्रकार की तरंगे होती है? आपने मतलब पढ़ा होगा कि रडार होती है, उसकी जो तरंगे होती है वो कैसी होंगी? जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी, विद्युत तरंगे होंगी, ध्वनि तरंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो रडार होता है वो एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रडार कैसे हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की थी। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये कैसे आ जाएगा? आकाश के नीले रंग दिखाई देने का मुख्य कारण कैसा होता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए कमेंट के अंदर कि आकाश का कलर कैसा होता है। देखो फ्रेंड्स, नीला कलर नहीं होता है। अगर आप मतलब अंतरिक्ष में जाके देखोगे तो आकाश का कलर आपको ब्लैक दिखाई देगा, यानी काला दिखाई देगा। लेकिन हमें नीला क्यों दिखता है? तो किसकी वजह से दिखता है? तो आप बताइए। देखो, पहला बताया गया है सूर्य की रोशनी की वजह से नीला दिखता है। ऐसा नहीं है। प्रकाश का परावर्तन की वजह से भी नहीं है, अपवर्तन की वजह से भी नहीं होता है। वो कैसे होता है? वायुमंडल में जो उपस्थित धूल आदि के जो कण हैं का सौर किरणों में परकीकरण होता है। समझ में आ गया? यानी ऐसी कोई भी घटना हो जहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, जैसे कि आकाश का हो गया, पानी का हो गया। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखता है। यानी आप सभी जानते हैं कि पानी का तो कोई कलर ही नहीं है, लेकिन समुद्र का जल हमें नीला दिखता है। उसका क्या कारण है? तो किस क्या हो जाता है? उसमें सौर किरणों का परकीकरण होता है जिसकी वजह से उसका कलर हमें चेंज दिखाई देता है। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाएगा तो उसका पिच कैसे बजेगा? आप देखिए फ्रेंड्स, कोई मतलब गाड़ी है जो बहुत स्पीड से आ रही है और वो अपना हॉर्न बजा रही है, उसकी आवाज हमें कैसे सुनाई देगी? समझ में आया? जैसे कि अधिक सुनाई देगी, कम सुनाई देगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स कैसी हो जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो वाहन है वो बहुत तेजी से आ रहा है, तेज गति से आ रहा है, तो उसका जो हॉर्न है ना वो अधिक सुनाई देगा। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हॉर्न की जो आवाज होती है वो भी मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी आ रही है इसकी वॉल्यूम भी तेज है, तो जो हॉर्न हो जाएगा इसकी मतलब अब होती है ना आवाज, वो भी तेज ही होगी। समझ में आया? यानी किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी? क्योंकि गाड़ी की स्पीड तेज है, इसकी भी जो मतलब वॉइस होगी वो बढ़ जाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। जो भी सुन्नी और मतलब कि अस्त्र होते हैं, जैसे कि एक सुन्नी और सूती हो गया, एक ऊनी हो गया, तो इनमें मतलब डिफरेंट क्या होता है? छूकर जलाकर किस प्रकार से हम उनके मतलब उनके बीच में जो अंतर होता है सॉरी, यानी उनके बीच में जो अंतर होता है हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? जैसे कि सूती हो गया, ऊनी हो गया, तो उनको हम जलाकर उनके बीच में अंतर को निकाल सकते हैं। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा, तो हम जलाकर उनके बीच में अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। बर्फ पर दाब बढ़ाने पे उसका गलनांक क्या होगा? यानी बर्फ के ऊपर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसके गलनांक पर क्या असर होगा? तो इसका जो गलनांक है वो घट जाएगा, क्योंकि हमने बर्फ के ऊपर दाब को बढ़ा दिया है। दाब बढ़ेगी तो जो गलनांक होता है वो घट जाएगा। समझ में आया? अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों मतलब क्यों पहनते हैं लोग सफेद कपड़े? एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स बताइए, आपने भी पहने होंगे गर्मियों में सफेद कपड़े, या फिर ऐसे ही पहन लेते हो, या फिर इसका कारण भी आपको पता है? देखो, काले क्यों नहीं पहनते? सर्दियों में काले ज्यादा पहनते हैं और गर्मियों में सफेद ज्यादा पहनते हैं, इसके कारण क्या होता है? फ्रेंड्स, हर चीज के पीछे साइंस छुपी होती है। समझ में आया? यानी कुछ भी, यानी घर से मैं बाहर में नहीं, हर जगह देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस में तीनों का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं, इसकी भी एक वजह होती है। क्या होती है? जो सफेद कपड़े होते हैं, जो मतलब कि सूरज की जो किरणें होती है ना, मतलब कि जो है ना, बुरे अवशोषक होते हैं उनको सोख लेते हैं। यानी ऊष्मा को मतलब कि सोख लेने काम करता है सफेद कपड़ा। सफेद कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी। इसके अपोजिट अगर आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहन लिए तो आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। समझ में आया? सर्दियों में सफेद कपड़े और गर्मियों में काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं? अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? यानी एक आपको चार कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा कथन है जो कि मतलब गलत है। देखो, पहला आता है, लोहा पानी में डूब जाता है। समझ में आया? कि लोहा, आपको पता है लोहे की चीज भारी होती है, पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। ये बात भी सही है। लकड़ी पानी में तैरती है, भाई ये बात भी सही है। आप लकड़ी को पानी में डालेंगे तो लकड़ी तैरती हुई नजर आती है। समझ में आया? कि जो पारे में लोहा तैरता है, ये बात भी सही है कि जो पारा होता है उसके अंदर लोहा तैरता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है। पारा पानी पर तैरता है, यानी पारा पानी पर नहीं तैर सकता। समझ में आया आपको? कि पारे में लोहा तैर सकता है पर पारा पानी पर नहीं तैर सकता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका गलत आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन होता है। विटामिन का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप जानते हैं। तो खट्टे फलों के अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? विटामिन सी, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। कौन सा आ जाएगा? संतरे के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता मिलती है। आप सभी जानते हैं कि जो चमगादड़ होते हैं वो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो शिकार करते हैं। और मतलब कि उनके पास ऐसी कौन सी पावर होती है जिसकी वजह से वो अंधेरे में उड़ भी सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं? तो किसकी वजह से करते हैं फ्रेंड्स? उनके पास ऐसा क्या होता है? उनके पास होता है अल्ट्रासोनिक वेव। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक किरणों की वजह से चमगादड़ अंधेरे में उड़ भी सकते हैं, मतलब वो देख तो नहीं सकते, लेकिन अपने कानों से मतलब इतना कुछ कर सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि मेरा शिकार कहाँ पर, कहाँ जाकर मुझे आक्रमण करना है। समझ में आया?
अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? जो एल्युमिनियम होता है वो किससे प्राप्त होता है? जैसे कि मोनासाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, थोरियम हो गया। तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। ब्लैक होल क्या है? जैसे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? जैसे कि निहारिकाएं हो गई, उल्काएं हो गई, सूर्य के धब्बे होते हैं, तो क्या होता है ब्लैक होल? तो फ्रेंड्स, ब्लैक होल इनमें से कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और आप मुझे कमेंट में बताते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चन अब तक सोल्व कर लिए हैं। ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। जल स्थायी कठोरता कारण बताइए। जो जल होता है वो स्थायी रूप में कठोर होता है, उसका कारण क्या होता है? आंसर दीजिए आप मुझे। जैसे कि देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसकी वजह से होता है जो जल होता है स्थायी रूप में कठोर। तो कैसे हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? जो कैलोरी होती है उसकी मापन इकाई क्या होती है? ऊष्मा। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलोरी की मापन इकाई होती है ऊष्मा। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग दिखाई देता है। ये मैंने आपको अभी भी कुछ टाइम पहले बताया था। जहां पर कलर चेंज की बात आ जाए, जैसे कि मतलब कि सूर्य उदय होते समय पानी का, आकाश का, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है पर्कीकरण। समझ में आ गया? कि जहां पर कलर चेंज की बात आ जाए तो आप चुपचाप पर्कीकरण को चूज कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर डी है एकदम राइट आंसर होगा। क्योंकि सूर्य उदय होता है तो लाल होता है, अस्त होता है तो लाल होता है। तो किसकी वजह से होता है? पर्कीकरण की वजह से होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। जो घर होते हैं में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो कैसे जोड़े जाते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, किस तरीके से जोड़ते हैं उनको? किस श्रेणी क्रम में, समांतर में, मिश्रित में? तो घरों में जितने विद्युत संयंत्र होते हैं उनको हम समांतर पैनल में जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। लोहे पर जंग लगना एक क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोहे पर जंग क्यों लगता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो लोहे पे जंग लगता है वो किस वजह से लगता है। तो मैंने आपको बताया कि हर चीज में केमिस्ट्री है, हर चीज में फिजिक्स है। समझ में आया? यानी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इसके बिना कंप्लीट होता है। तो जो लोहे पर जंग लगता है तो वो भी एक केमिस्ट्री यानी एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके थ्रू वहां पर लोहे के ऊपर रस्ट या फिर जंग लगती है। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। केतली का जो पानी होता है गर्म होता है वो किसका उदाहरण है? यानी केतली के अंदर जो पानी लंबे टाइम तक गर्म रहता है तो वो किसका उदाहरण है? चालन का, संवहन का, विकिरण का या फिर संघनन का? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा, बताइए आप किसका हो जाएगा? संवहन का। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। केतली में जो पानी है, संवहन का मतलब कि कन्वर्जेशन का उदाहरण हो जाएगा जिसकी वजह से पानी लंबे टाइम तक गर्म रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए हैं ग्रुप डी एग्जाम के लिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कराऊं तो मैं आपको फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, जूलॉजी, बॉटनी के अलग 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 तरीके से करा सकती हूँ। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया है। धन्यवाद।